Good morning, all of students. How are you? I hope you are wealthy and well. Dear students, आज हम आपको कक्षा 9 की साइंस विषय पर चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि ये जो साइंस बुक आपको पढ़नी है, इस साइंस की किताब को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहले भाग में आपका केमिस्ट्री है, दूसरा भाग फिजिक्स का है और तीसरा भाग बायोलॉजी का है। पहले भाग में जो केमिस्ट्री आपको पढ़नी है, केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है वह है आपका चैप्टर नंबर 1, द्रव्य एवं व्यवहार। द्रव्य एवं व्यवहार, और इस द्रव्य और व्यवहार के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है आपको? द्रव्य की परिभाषा, ठोस, द्रव, गैस अवस्था के लक्षण, इसके बाद उसका आकार, आयतन, घनत्व, अवस्था परिवर्तन में गलनांक, हिमांक, क्वथनांक, वाष्पन, संघनन और ऊर्ध्वपातन। इस द्रव्य एवं व्यवहार के अंतर्गत इतनी चीजें आपको पढ़नी है। और अब इसके बाद हम आपसे इस पर चर्चा करेंगे। एक एक टॉपिक को लेकर के हम आगे बढ़ते हुए आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग द्रव्य क्या है इसके बारे में जानते हैं। द्रव्य क्या है? द्रव्य जिसको आप क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जिसको आप पदार्थ कहते हैं। पदार्थ क्या है? अंग्रेजी में इसको मैटर कहते हैं। अंग्रेजी में इसको मैटर कहते हैं। तो इस तरह से द्रव्य, पदार्थ या मैटर, ये तीनों एक ही है। अब आपको अगर हम द्रव्य के बारे में बताएं तो आप जानते हैं कि यह संसार द्रव्य से ही बना है। ये पूरा संपूर्ण संसार द्रव्य से ही बना है। आप अपने जो आसपास की वस्तुएं देखते हैं वो सब के सब द्रव्य ही हैं। जैसे आप ईंट देखते हैं, पत्थर है, कुर्सी है, मेज है ना? ये आप चाक देख रहे हैं, ये चाक भी क्या है? द्रव्य है। किताब है, कॉपी है ना? तो ये सारी चीजें क्या हैं? द्रव्य हैं। इसको हम द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य क्या है, द्रव्य को हम कैसे परिभाषित करेंगे, इसके बारे में आप जानिए। द्रव्य क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय मैटर आर द्रव्य? यहां पे देखिए किसको कहेंगे? यहां परिभाषित अगर करें तो द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है और जिसका ज्ञान हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। तो ये साधारण सी परिभाषा हुई कि द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है और जिसका ज्ञान हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं। ये द्रव्य की सिंपल सी क्या है? परिभाषा है, जिसको आपको
बहुत ही आसान लगेगा। ये परिभाषा बहुत ही आसान है, आप आसानी से इसको याद भी कर सकते हैं कि द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है और जिसका ज्ञान हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कह रहा है, यहां से परिभाषा से ही लेते हैं, देखते हैं कि द्रव्य वह है अर्थात पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है, स्थान घेरता है। माना कि ये आप चाट का डब्बा देख रहे हैं, तो माना कि ये क्या है, कोई वस्तु है या पदार्थ है, ये क्या करता है, स्थान घेरता है। अगर हम ये हथेली है, हथेली पर इसको रखते हैं तो इतनी जगह इसने क्या कर लिया, कवर कर लिया, स्थान घेरता है ना। दूसरी चीज इसमें जिसमें क्या होता है, भार होता है। अगर हम इसका वेट करें, इसको हम तौलें, तराजू पर लगाकर तौलें, तो इसका कुछ न कुछ भार होगा, वजन होगा। इसलिए परिभाषा पर सटीक बैठता है कि इसका क्या होता है, कुछ भार होता है, और जिसका ज्ञान हम अपनी इंद्रियों द्वारा, ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। अर्थात इसको टच करके मालूम कर सकते हैं कि आखिर ये क्या है, ज्ञानेंद्रियों द्वारा। ज्ञानेंद्रियां का मतलब, ज्ञानेंद्रियां कितनी होती हैं, आप जानते हैं कि ज्ञानेंद्रियां 5 होती हैं, है ना। ज्ञानेंद्रियां 5 होती हैं। कौन कौन सी हैं, आपका आंख है, कान है, नाक है, जिह्वा है और त्वचा। तो इस तरह से ज्ञानेंद्रियां 5 होती हैं। आप आंखों के द्वारा देख करके आप जान सकते हैं, पता लगा सकते हैं, कानों से सुनकर पता कर सकते हैं, या नाक के द्वारा उसको सूंघकर पता कर सकते हैं, या जिह्वा द्वारा चख कर पता कर सकते हैं, अथवा जो आपकी त्वचा है, त्वचा द्वारा स्पर्श करके वस्तुओं को या पदार्थ को आप पहचान और जान सकते हैं। तो इस प्रकार से पदार्थ की ये सिंपल सी परिभाषा, द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है और जिसका ज्ञान हम अपनी इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। हमें आशा है कि ये परिभाषा आपको समझ में आ गई है। इसके बाद हम द्रव्य कितने प्रकार का होता है, तो द्रव्य के प्रकार हम बताएंगे। द्रव्य के प्रकार, आइए देखते हैं द्रव्य या पदार्थ के प्रकार। द्रव्य कितने प्रकार का है, तो ये 3 प्रकार का है। कितने प्रकार हैं इसके, द्रव्य के कितने प्रकार, 3 प्रकार हैं। पहला हम ठोस नाम देते हैं, दूसरे को हम द्रव नाम देते हैं, और तीसरे को गैस कहते हैं। इस प्रकार से द्रव्य के 3 प्रकार हैं, ठोस, द्रव और गैस। इसको 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहले को ठोस कहते हैं, अंग्रेजी में सॉलिड कहते हैं। इसको हम द्रव कहते हैं और इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं, और ये क्या है, गैस। तो इस तरह से सॉलिड, लिक्विड और गैस, द्रव्य के कितने प्रकार, 3 प्रकार, ठोस, द्रव और गैस। अब एक हम चर्चा करें यहाँ पे ठोस के बारे में, थोड़ा सा बता दें आपको कि ठोस है क्या। देखिए, ठोस वह है जो जिसका आयतन और आकार दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। ठोस वह है जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। मान लीजिए ये ठोस है, इसका जो आयतन है और आकार, आयतन और जो आकार दोनों क्या है, निश्चित है। इसके बाद द्रव है। द्रव की परिभाषा अगर देने के लिए कही जाए तो द्रव की परिभाषा क्या होगी, द्रव वह है जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु इसका आकार निश्चित नहीं होता है। द्रव वह है जिसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। जिस बर्तन में इसको रखते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। द्रव क्या है, जैसे दूध हुआ, पानी हुआ, है ना, तेल हुआ। अगर आप इसको सपोज कीजिए, अगर पानी है, पानी को लेकर एक गिलास में डालते हैं तो वह गिलास का आकार ग्रहण कर लेता है। अगर उसी पानी को आप बाल्टी में डाल देते हैं
तो बाल्टी का आकार ग्रहण कर लेता है। अगर उसी को एक बाटल में डाल देते हैं तो उस बाटल का आकार ग्रहण कर लेता है। और यदि जमीन पर आप फेंक देते हैं तो पूरे जमीन पर फैल जाता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं पानी उतना ही, लेकिन आकार उसका क्या हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है। तो इसलिए उसका आयतन निश्चित होता है। किसका? द्रव का आयतन निश्चित होता है, परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। इसके बाद हम गैस के बारे में बताएंगे। गैस क्या है? गैस की क्या परिभाषा है? गैस वह है जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। इसको अगर बंद कमरे में रखा जाए या बंद बोतल में रखा जाए तो उसका आकार ले लेगा। अगर कमरे में खोल दिया जाए तो उसका आकार ले लेगा। जैसे मान लीजिए एक सेंट की शीशी है, उसमें गैस वो गैसी होता है। अगर लिक्विड टर्म में वो गैसी है, अगर आप उसको क्या करेंगे, अगर सेंट की शीशी को खोल दिया जाए, जब तक वह शीशी में है तब तक उसकी गंध दूर तक नहीं जाती है। लेकिन जैसे ही शीशी को खोल करके और थोड़ा सा आप गिराते हैं, उसकी सुगंध चारों दिशाओं में फैल जाती है। अतः गैस का आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। तो इस तरह से ठोस, द्रव और गैस की ये परिभाषाएं रही। इसके बाद आपको पढ़ना है, यहां पर थोड़ा सा और बता दें आपको, थोड़ी सी विस्तृत रूप में गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर इनकी व्याख्या करते हुए चले हम। थोड़ा ठोस, द्रव और गैस का गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर व्याख्या। यहां पर लिख लीजिए गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर ठोस, द्रव और गैस की व्याख्या। गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर ठोस, द्रव और गैस की व्याख्या, ये पढ़ना है। अब हम 3 बॉक्स बना लेते हैं। एक ठोस, एक में क्या, द्रव, और ये क्या, गैस। यहां पर देखेंगे गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर क्या है, ठोस की व्याख्या पहले हम करेंगे। ठोस यहां पर इस फिगर से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो फिर हम आपको समझाते हैं। देखिए, ठोस, अभी हमने कहा कि ठोस वह है जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। प्यारे बच्चों, ठोस के जो मॉलिक्यूल होते हैं, अर्थात जो अणु होते हैं, वो क्या होते हैं, अणु क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, लेकिन एक दूसरे से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। तो जो ठोस होता है, ठोस में जो अणु होते हैं, ठोस के अणु अत्यंत पास होते हैं। ठोस के अणु क्या होते हैं, अत्यंत पास होते हैं, और पास होने के कारण इनके बीच में जो अवकाश होता है, ये जो अवकाश है, जो खाली जगह है, ये कम होती है। इनके बीच का अंतरा अणुक स्थान, अणुओं और अणुओं के बीच का जो स्थान है, ये क्या होता है, कम होता है। और इसमें जो
आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल, अंतरा अणुक आकर्षण बल क्या होता है, अधिक होता है। आकर्षण बल अधिक होता है और आकर्षण बल अधिक होने के कारण इनके गति करने की क्षमता कम होती है और इसीलिए इनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। ये ठोस की गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर व्याख्या थी। पहले सुन लीजिए एक बार और कि ये जो ठोस के अणु होते हैं अत्यंत पास पास होते हैं और पास पास होने के कारण इनके बीच का अंतरा अणुक स्थान कम होता है। अंतरा अणुक स्थान कम होने के कारण इनके बीच का अंतरा अणुक आकर्षण बल अधिक होता है, जिससे ये इनके अणु अधिक मूवमेंट नहीं कर पाते, गति नहीं कर पाते, अर्थात इसकी जो गतिशीलता होती है वो अत्यंत कम हो जाती है, क्योंकि ये आपस में बंधे रहते हैं, इनको अवकाश नहीं मिल पाता हिलने डुलने के लिए और इसीलिए इनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। दूसरा देखिए, द्रव क्या है। द्रव में ठोस की अपेक्षा द्रव के अणुओं के मध्य जो दूरी होती है, स्पेस होती है, कुछ अधिक होता है। द्रव के अणु के बीच में अंतरा अणुक स्थान ठोस की अपेक्षा कुछ अधिक होता है, जिससे इनके अणु थोड़ा दूर दूर होते हैं और इनके बीच का अंतरा अणुक आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है और इनके बीच गतिशीलता ठोस की अपेक्षा कुछ अधिक होती है और इसीलिए इसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। गैस को देखिए, गैस में गैस के अणु के बीच जो अंतरा अणुक स्थान होता है, स्पेस होता है, वो बहुत ज्यादा होती है और ज्यादा होने के कारण इनके बीच में आकर्षण बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आकर्षण बल कम होने के कारण इनमें गतिशीलता क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है और गतिशीलता अधिक होने के कारण ये इनका आयतन और आकार दोनों क्या हो जाता है, अनिश्चित हो जाता है, निश्चित नहीं होता है। तो इस प्रकार से गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर ठोस, द्रव, गैस की ये व्याख्या थी। इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या इसके बाद आपका अगला टॉपिक था द्रव्य का अवस्था परिवर्तन। क्या है अवस्था परिवर्तन? आप जानते हैं कि अवस्था परिवर्तन क्या है। अवस्था परिवर्तन का मतलब क्या है कि इनके अर्थात इन ठोस का अवस्था परिवर्तन। क्या है द्रव्य का अवस्था परिवर्तन? अर्थात द्रव्य की जो तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, ये एक दूसरे में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं। अर्थात ठोस द्रव में बदल सकता है, द्रव गैस में बदल सकता है, गैस द्रव में बदल सकता है और द्रव ठोस में बदल सकता है। इसका सबसे सर्वोत्तम उदाहरण जल का है। जल अगर हम ले लें, यहां पर हेडिंग डाल दीजिए, द्रव्य का अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन। यहां पर सबसे सुंदर उदाहरण किसका है, जल का। जल को अगर हम क्या करें, अगर हम जल को ठंडा करें तो यह किसमें बदलेगा, ठोस में। ठोस में कब, ठंडा करने पर ठंडा करने पर यह ठोस में बदलेगा और जब इसको हम जल को गर्म करेंगे तो ये किसमें बदलेगा, वाष्प में बदलेगा। वाष्प में बदलेगा अर्थात इसको हम क्या कहेंगे, गैस। अर्थात कब, गर्म करने पर जल को गर्म किया जाए तो ये गैस में बदलेगा और जल को अगर ठंडा किया जाए तो
किस में बदलेगा? ठोस में बदलेगा। और इस ठोस को, अगर इस ठोस को और क्या कर दिया जाए, इस ठोस को गर्म कर दिया जाए तो भी अत्यधिक गर्म करने पर, और ये ठोस को अधिक यदि धीरे धीरे गर्म किया जाए, गर्म धीरे धीरे गर्म करने पर ये किसमें कन्वर्ट होगा? ठोस, जल में। और एक अवस्था ऐसी आती है जब अधिक तेज ताप हो जाता है तो फिर यह किस रूप में कन्वर्ट हो जाता है? गैस रूप में। तो इस तरह से जल, ठोस, द्रव और गैस में क्या होता है? परिवर्तित होता है। ये अवस्था परिवर्तन है। और अवस्था परिवर्तन के अंतर्गत अब हमको और कई चीजें पढ़नी है। अवस्था परिवर्तन में आपको और क्या पढ़ना है? आपको सबसे पहले आपको पढ़ना है क्वथनांक। आपको क्वथनांक पढ़ना है। इसके बाद क्वथनांक के बाद आपको हिमांक पढ़ना है। हिमांक, तो पहले हम क्वथनांक और हिमांक पर चर्चा कर लें। थोड़ा इसको और नीचे लिख लेते हैं। हिमांक, ये दो चीजें आपको यहां पर देखेंगे एक साथ। क्वथनांक किसको कहते हैं, जरा यहां पर देख लीजिएगा। क्वथनांक, क्वथनांक में किसको कहते हैं? जब यदि हम किसी पदार्थ को, द्रव्य को क्या करते हैं? गर्म करते हैं। अगर हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं मानक ताप पर, अर्थात किसी वस्तु को गर्म करने पर, मानक ताप दाब पर यदि किसी पदार्थ को क्या किया जाए? गर्म किया जाए। कब तक? एक निश्चित ताप तक गर्म किया जाए तो उस निश्चित ताप पर वह किसमें बदल जाता है? वाष्प में, अर्थात वह किसमें बदल जाता है? द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। क्वथनांक कहते हैं मानक ताप एवं दाब पर किसी वस्तु को, किसी पदार्थ को निश्चित ताप तक गर्म करने पर वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। दूसरा हिमांक, अर्थात वह निश्चित ताप जिस पर यदि वह ठंडा किया जाए तो वह किसमें बदल जाता है? बर्फ में बदल जाता है। अर्थात उस ताप को हम क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। उसे हिमांक कहते हैं। अर्थात जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए उसे हम हिमांक कहते हैं। इसके बाद क्वथनांक और हिमांक के बाद आपको हम द्रवणांक बताएंगे। द्रवणांक क्या है? द्रवणांक, सॉरी, यहां पे एक बार गलनांक को देख लीजिए। जिस निश्चित ताप पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदल जाता है उसको गलनांक कहते हैं। जिस निश्चित ताप पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे गलनांक कहते हैं। और जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है उसे हिमांक कहते हैं। अब आइए क्वथनांक पर चर्चा होगी। क्वथनांक, चलिए, हाँ, जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव उबलने लगता है, कोई द्रव उबलने लगता है, अर्थात कोई पदार्थ जिस निश्चित ताप पर द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। फिर बता दो इसको। तो वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलना आरंभ कर देता है उसी को हम क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। जैसे
जो जल का आपने देखा होगा कि जल का जब ताप 100 डिग्री हो जाता है तो वह उसके अणु नीचे से स्थान छोड़ करके ऊपर उठना आरंभ कर देते हैं, अर्थात द्रव उबलना आरंभ हो जाता है, अर्थात वह जल का क्वथनांक कहलाता है। इसके बाद क्वथनांक के बाद हम पढ़ेंगे द्रवणांक। द्रवणांक क्या है? द्रवणांक अर्थात जिस निश्चित ताप पर कोई वाष्प द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे हम द्रवणांक कहते हैं। जिस निश्चित ताप पर कोई वाष्प द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है उसे हम द्रवणांक कहते हैं। इसके बाद द्रवणांक के बाद है वाष्पन। आइए देख लेते हैं वाष्पन क्या है। वाष्पन अर्थात जिस निश्चित ताप पर यहां पर आप देखेंगे कि जब कोई द्रव हो और द्रव के ऊपरी सतह से उसके जो मॉलिक्यूल हैं ऊपर वाष्प बन करके ऊपर वायुमंडल में जाते रहने की घटना ही क्या कहलाती है? वाष्पन कहलाती है। अर्थात द्रव के सतह से द्रव के अणुओं का वाष्प बनकर वायुमंडल में जाते रहने की घटना वाष्पन कहलाती है। फिर से सुनिए, जल की सतह से जल के अणुओं का वाष्प बनकर वायुमंडल में जाते रहने की घटना वाष्पन कहलाती है। इसके बाद वाष्पन के बाद है संघनन। आइए संघनन को भी देख लेते हैं। संघनन किसको कहते हैं? संघनन तो किसी पदार्थ की वाष्प के द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की जो क्रिया होती है, किसी पदार्थ के वाष्प की द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया ही संघनन कहलाती है। तो जैसे बादल का बनना, बादल जब जल के अणु और धूल धुएं के जो कण हैं आपस में मिलते हैं और उनका संघनन होता है, वही प्रक्रिया बादल बनने की प्रक्रिया संघनन का सबसे सुंदर उदाहरण है। इसके बाद आपको ऊर्ध्वपातन बताते हैं। ऊर्ध्वपातन क्या है? ऊर्ध्वपातन प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ जैसे आयोडीन है, जैसे कपूर है, ये पदार्थ बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए ही सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अर्थात प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे नमक है जिसमें आयोडीन पाया जाता है, कपूर है, इन दोनों में देखेंगे तो दोनों बिना द्रव में बदले ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस तरह से आज द्रव्य एवं व्यवहार में जितने टॉपिक थे हमने आपको शुरू में बता दिया था। ये संघनन और ऊर्ध्वपातन तक आज ये पहला चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।